नाजरीन वेलकम बैक। बात हो रही थी ब्रेक से पहले कि आज के प्रोग्राम के बारे में कि ये हम दो चीज़ें के बारे में बात कर रहा था मैं। पहले तो मैंने बात शुरू की थी कि जो स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है उनके हवाले से कि स्पॉन्सरशिप लाइसेंस कैसे लिया जा सकता है। जो सूरत हाल अब तक डेवलप हुई थी पिछले साल से लेकर अप्रैल तक, तो उसका मैंने हवाला दिया कि अब जो स्पॉन्सरशिप लाइसेंस तो स्टिल ये होम ऑफिस जो है वो जारी कर रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है उन्होंने एक तो थ्रेश होल्ड जो है उन्होंने ज़्यादा कर दी है, और उसके अलावा जो है जो स्पॉन्सरशिप लाइसेंस लेने के लिए जो है इंक्वायरी वगैरह जो होम ऑफिस करता है वो थोड़ी उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दी है, ज़्यादा कर दिया है। वो करनी भी चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली जो पूरा लास्ट ईयर था उसमें उन्होंने इतनी जो है वो जो इंक्वायरी थी जो करनी चाहिए थी उन्होंने नहीं की, और ना करने की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग मार्केट में आ गए जिन्होंने इमिग्रेशन के जो आसान कानून थे जहाँ लोग बाहर से आपको लेकर आना चाहते, जो शॉर्टेज थी केयर वर्कर की, उसमें उन्होंने बहुत सारा फ़ायदा उठाया, और बहुत सारे गरीब लोग जो थे उन्होंने करोड़ों रुपये देकर यहाँ आए और उनके जो है वो वर्क परमिट कैंसिल हो गए, या जो कंपनी थी उनको पता ही नहीं था कि उन्होंने वर्क परमिट इशू की है। तो बहुत सारा सिस्टम का अब्यूज़ हुआ, तो उसकी वजह से अब जो है वो स्पॉन्सरशिप लाइसेंस जो है वो इनफैक्ट उन्होंने ज़्यादा इंक्वायरी और रिस्ट्रिक्ट कर दिया, विच इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग। तो अब मैं ये किस तरह आप ले सकते हैं, अगर आपकी कोई बिज़नेस है ऑलरेडी, आपने बिज़नेस चल रही है पहले से, या आपने नई बिज़नेस बनाई है, नए बिज़नेस वाले भी जो हैं वो एक्चुअली स्पॉन्सरशिप लाइसेंस ले सकते हैं। इसमें चाहिए क्या, अगर आप सबसे पहले तो आपको लीज चाहिए, जिस लीज से आप ऑपरेट, जहाँ से आप ऑपरेट कर रहे हैं वो टेनेसी या जो लीज होती है वो आपको चाहिए। उसके बाद आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, पासपोर्ट चाहिए जो आपका डायरेक्टर वगैरह होगा उसका, और उसके अलावा जो है बैंक स्टेटमेंट चाहिए, PAY चाहिए, जो टैक्स डॉक्यूमेंट्स थे, जो टैक्स रिटर्न थे वो आपको चाहिए जब आप एप्लीकेशन करते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें जो है वो देखना ये चाहते हैं कि आपकी बिज़नेस जो है वो कितनी वायबल है, और इस बिज़नेस में कोई यानी कि आपकी ज़रूरत है बाहर से लोग लेकर आने के लिए। फिर जब एक्चुअली आपको लाइसेंस स्पॉन्सरशिप लाइसेंस मिल जाता है तो उसके बाद फिर उन्होंने जब आप कोज लेटर अप्लाई करते हैं, यानी कि जब किसी वर्कर को कोज लेटर आप जारी करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर जो है वो क्वेश्चनर भी एक उन्होंने जो है, ये पहले नहीं था, ये अब उन्होंने क्वेश्चनर भी एक बना दिया है एम्प्लॉयर के लिए कि आपको ये जो वर्कर है किस लिए चाहिए, और उसमें काफ़ी लंबे चौड़े सवाल होते हैं क्योंकि वो देखना ये चाहते हैं कि आपकी क्या ज़रूरत जो है वो बाहर से वर्कर लेकर आने की है या नहीं है। तो उसमें काफ़ी जो है वो सवाल पूछेंगे कि आपने किस तरह जो है ये इस बंदे को जो है सिलेक्ट किया है, आपको आपकी कंपनी के लिए ये बंदा सही क्यों है, और ये सारी चीज़ें उसमें बहुत सारे इस किस्म के सवाल होते हैं। उसकी क्वालिफ़िकेशन आपने चेक की, और बाकी जो जिस तरह कोई भी एक एम्प्लॉयर किसी को जॉब देता है तो जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हवाले से फिर वो चेक करते हैं कि आपने ये सारी कंप्लाई की है, ह्यूमन राइट्स का डिपार्टमेंट आपका होना चाहिए। उसके अलावा फिर जब आप वर्कर आ जाता है तो उसके बाद में आप किस तरह जो है उसकी अटेंडेंस का, उसकी डॉक्यूमेंट का, और बाकी जो है जो मिनिमम सैलरी का, ये सारी चीज़ें जो हैं ये जो वर्किंग इन्वायरमेंट होगा वो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इनफैक्ट देखना चाहते हैं, और उससे जो है वो फिर डिसाइड करेंगे कि कोज लेटर जारी हो या ना हो। इवन तो आपको स्पॉन्सरशिप लाइसेंस मिल भी गया है तो फिर भी एक्चुअली जब कोज लेटर के लिए आप जाएंगे तो वो बहुत सारी सवाल करेंगे आपको कि ये अगर ये चीज़ें पहले होती, जैसे मैंने कहा कि जब इनिशियली केयर वर्कर या हेल्थ वर्कर के वीज़े जब इन्होंने स्पॉन्सरशिप लाइसेंस जारी किए और उसके बाद जब कोज लेटर जारी किए तो इस किस्म की कोई भी सवालात जो थे वो इनफैक्ट नहीं किए जा रहे थे, और ये बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने नई कंपनियां बनाई और ऑन पेपर कंपनियां बनाकर उन्होंने जो है वो वर्क परमिट जो है वो ले लिए और लोगों को फिर यहाँ लेकर आए। और जब वो लोग यहाँ आए तो पता चला कि ये कंपनी जो है इवन तो ये रजिस्टर्ड कंपनी है, इन्होंने जो है वो कोई अपना टैक्स वगैरह भी शो किया हुआ, लेकिन सब जो था वो पेपर पे था। उनके पास एक्चुअल वर्क जो था जिसके लिए उन्होंने इनफैक्ट जॉब दी हुई थी वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था।
कुछ लोग तो एक्चुअली मसला ये होता है कि जब आप लोगों को बाहर, हमारे ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी दफ्तर मौजूद है, वहाँ पे भी जब लोग हमारे पास आते थे तो हम उनको वेरी क्लियरली इस बात का जो इन्फॉर्मेशन देते थे कि आप अगर जा रहे हैं तो मेक श्योर कि वहाँ पे आपको वो जो भी वो एम्प्लॉयर है वो वर्क भी ऑफ़र करे। और बहुत सारे ऐसा हुआ कि लोगों ने कहा नहीं जी हमें जो वर्क है कि हमारी फैमिली वहाँ मौजूद है, उनके अपने कारोबार हैं तो हम उनके साथ काम करेंगे। तो इस तरह वो ख़ुद ही ये रिस्क लेकर आ गए कि इनफैक्ट जो एम्प्लॉयर था उसने कहा जी मैं आपको वर्क परमिट ऑन पेपर तो दिखा सकता हूँ लेकिन जॉब मेरे पास नहीं है तो मैं आपको काम नहीं दूंगा। तो बहुत सारे लोगों ने उधर कहा जी नहीं कोई ठीक है, हमारा कोई मसला नहीं, हमें जॉब जो है वो फैमिली का कोई मेंबर दे देगा, हम वहाँ रहेंगे। और अभी ये सारी बातें तो इंग्लैंड आने के लिए वो उस वक्त वो तो बाकी डिटेल जो होते हैं, रिस्क जो वगैरह असेसमेंट तो करते नहीं हैं। तो वर्क परमिट ले लिया आगे, फिर यहाँ आकर काम भी उन्हें मिल गया लेकिन काम जो एक्चुअल वर्क परमिट था जिसकी उन्हें इजाज़त मिली थी वो काम तो नहीं कर रहे हैं, वो काम किसी और जगह पे कर रहे हैं। बेशक आप उनके रिश्तेदारी थे, उनकी बिजनेसें थी। तो उसमें ये हुआ कि ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि उन लोगों को भी आपने रिस्क में डाल दिया। वो भी लोग जो एम्प्लॉयर थे आपके रिश्तेदार, उनको भी इस बात का इल्म इतना नहीं है कि ये वो जो इमिग्रेशन रूल्स के ब्रीच में है वो उनके वर्क परमिट जो इशू हुए थे वो तो वो जो काम दिया गया उसके हवाले से तो नहीं थे। तो जब वो अब छापे मार रहे हैं होम ऑफिस वाले, तो अगर कोई भी आदमी अपनी जगह जहाँ पे उसने काम करना था वर्क परमिट उसके पास इजाज़त थी, उसके अलावा कहीं भी वो मिल जाएगा तो फिर वो जो एम्प्लॉयर है उसको भी जो है वो फ़ाइन होगा और वर्क परमिट भी कैंसिल हो जाता है। तो ये सूरत हाल जो है ये बहुत बनी इस वजह से बनी क्योंकि एम्प्लॉयर को जो जब कॉज लेटर जारी हो रहा था या लाइसेंस जारी हो रहा था तो बिल्कुल चेकिंग वगैरह जो है वो स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई और उससे लोगों ने बहुत सारा फ़ायदा उठाया और पैसे भी कमाए। लेकिन बेचारा जो एक आम आदमी था जो बाहर जाकर अपने हालात बेहतर बनाना चाहता था, ऑब्वियसली हर आदमी का ये राइट है कि अपने और अपने बच्चों या फैमिली के लिए वो अपने हालात बेहतर बनाए और जो भी उसके पास वसाइल थे, जो भी पैसा था वो देकर एक ब्राइट फ्यूचर के लिए वो आए। लेकिन ऑन कॉन्ट्ररी वहाँ पे भी जो पैसा था वो भी ज़ाया कर दिया, यहाँ आकर फिर बुरी तरह जो स्टक हो गए। और ज़्यादा जो लोग लंदन में आए हैं वो तो मज़ीद जो है मुश्किलात में थे। तो इसलिए इस हवाले से अब जो है जो लाइसेंस है वो डेफिनेटली आपको मिलता है, लेकिन उन लोगों को मिलेगा जिनके जेन्युइन एक्चुअली बिज़नेस हैं और होम ऑफिस को चेक कर रहे हैं। अगर आपके पास बिज़नेस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपकी सही जेन्युइन बिज़नेस है, टैक्स रिटर्न आप दे रहे हैं तो बिज़नेस बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। कोई भी बिज़नेस अगर आप किया तो एक वर्क परमिट जो है आपको अलाउड है, आपको यानी कि अगर आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो मैंने बताया है, बैंक स्टेटमेंट वो जो है वो भी, आपका टैक्स रिटर्न पेपर भी, PAY जो है वो भी, और लीज वगैरह या टेनेंसी या आपकी अपनी जगह है वो, और जो है ऑक्यूपाइज लाइबिलिटी जो होती है उसकी इंश्योरेंस भी आपको लेनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमसे आप रब्ता करना चाहते हैं इसके बारे में तो आप स्टूडियो से हमारा नंबर ले लें, तो हम आपको मज़ीद जो है वो दफ्तर बुलाकर आपको सही जो तरीक़ाकार है एप्लीकेशन का, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो आपको हम बता देंगे और आप लें तो हम ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ये स्पॉन्सरशिप लाइसेंस के लिए कर सकते हैं। इसमें क्योंकि जैसे मैंने कहा कि थोड़ी सी अब डिले आ रही है, पहले ये बड़े आसानी से जो है 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर स्पॉन्सरशिप लाइसेंस आपको मिल जाता था, लेकिन क्योंकि उस वक्त जो है जैसे कोई इंक्वायरी वगैरह या स्क्रूटनी जो होम ऑफिस ने करनी थी वो नहीं कर रहे थे, लेकिन अब वो कर रहे हैं। तो इसलिए इस वजह से अब एप्लीकेशन जो है वो डिले होते हैं क्योंकि वो मज़ीद एविडेंस या सबूत मांगते हैं होम ऑफिस वाले, तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो है वो थोड़ी सी जो रिक्वायरमेंट उन्होंने स्ट्रिक्ट कर दी है। लेकिन स्टिल अवेलेबल है, आप जो है स्टिल ले सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि जब आप वर्क परमिट या स्पॉन्सरशिप लाइसेंस लेते हैं
तो मेक श्योर जो भी आप वर्कर लेकर आ रहे हैं उनको जॉब देना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं देंगे तो फिर ये पहली तरह अगर ये सिस्टम अब्यूज़ होना शुरू हो गया तो ये हो सकता है कि ये वर्क परमिट का जो स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है मज़ीद इसकी रिक्वायरमेंट मुश्किल कर दें, हो सकता है कुछ कैटेगरी में ये बंद भी कर दें। तो बेहतर यही है कि अगर आपको वर्कर की ज़रूरत है और अगर आप ऑब्वियसली कोई फैमिली मेम्बर भी लेकर आना चाहते हैं और आपकी अपनी अपनी बिज़नेस है तो अपनी बिज़नेस में अप्लाई कर दें और वो आपकी ही बिज़नेस में आकर काम करे, उसमें कोई रिस्क तो है नहीं है, वो लीगल है, लेजिटमेट है, आपका हक है एज अ स्पॉन्सर और जो आने वाला उसका भी हक है कि वो एज अ वर्क परमिट में आ सकता है। तो फिर जो है वो 2 नंबर का काम करने की कोई ख़ासी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बात का इल्म नहीं होता है। तो वो इनफैक्ट फैमिली अगर आपकी बिज़नेस थी तो फिर उनको वर्क परमिट किसी और से लेने की क्या ज़रूरत थी, लेकर वो आए काम आपके पास कर रहे हैं। तो पहले से ही अगर आप अप्लाई कर लेते वर्क परमिट के लिए तो ज़रूरत ना पड़ती ऐसी काम की। नाज़रीन, ये तो वर्क परमिट के लाइसेंस के हवाले से जो है ये बात मैंने की है। अगर आपने कोई सवाल करना चाहते हैं तो ये लाइव प्रोग्राम है। लाइसेंस के हवाले से सवाल करना चाहते हैं, वर्क परमिट के हवाले से अगर आपको कोई मसला बना हुआ या कोई भी इशू है इमिग्रेशन के हवाले से या कानूनी कोई भी इशू आपको है तो हमें आप लाइव कॉल कर सकते हैं। इकरा स्टूडियो पे जो है वो नंबर दिया गया है। नाज़रीन, अब जो है हम बात करना चाहते हैं जो सोशल सर्विसेज जो हैं यूके में, इनके पास काफ़ी जो है वो अथॉरिटी होती है, पावर्स होती हैं कि वो आपको जो है आपके अगर घर में आपके बच्चे हैं 18 साल से नहीं कम तो उनकी अगर नेगलेक्ट किया जाता है, बच्चों की देखभाल सही तरीके से नहीं हो रही है, इमोशनल या फिज़िकल या फिर जो है सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है, तो सोशल सर्विसेज के पास जो है वो अथॉरिटी होती है कि वो आपको सेक्शन 47 की इंक्वायरी शुरू कर दे आपके घर आकर, और बच्चों को भी सवाल कर सकते हैं, आपको भी सवाल कर सकते हैं। तो इसका सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि क्या पावर्स होती हैं सोशल सर्विसेज के पास अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि बच्चा कहीं गिर गया, घर में गिरा और उससे टोच आ गई, कोई इंजरी आ गई, तो वो एक्चुअली जब स्कूल जाएगा स्कूल वाले जो है इस चीज़ को नोट करेंगे और वो फिर सोशल सर्विस को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। या फिर कोई और आदमी जो है आपके ख़िलाफ़ शिकायत करता है कि हमें शक है, आपके नेबर शक करते है कि बच्चे को जो है निगलेक्ट किया जाए, तो उस पर भी जो है वो सोशल सर्विस इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अब इसका जो है तरीक़ाकार क्या, सोशल सर्विसेज जो है वो आपका बच्चा आकर लेकर जा सकते हैं आपकी कंसेंट के अलावा तो नहीं, उन्हें लेकर सकते। कौन सी ऐसी सूरत हाल है जिसमें वो जो बच्चा आपसे लेकर जा सकते हैं? सबसे पहले तो कोर्ट ऑर्डर होना चाहिए, उनके पास कोर्ट ऑर्डर होगा तो वो बच्चा आपसे लेकर जा सकते हैं। अगर कोर्ट ऑर्डर, वो ज़्यादातर एमरजेंसी केसेस में जो है वो कोर्ट ऑर्डर में कोर्ट में जाते हैं, जहाँ पे जैसे मैंने कहा कि स्कूल वालों ने कुछ इन्फॉर्म किया कि बच्चे ने कोई बात ऐसी कह दी, या वहाँ पे कोई ऐसे निशान नज़र आ रहे हैं बच्चे के जिस्म पे, या फिर डॉक्टर के पास जब आप गए तो बच्चे वहाँ से जो है डॉक्टर को कोई शक हुआ कि बच्चा जो है ये इमोशनली या फिज़िकली या फिर सेक्सुअली अब्यूज़ हो रहा है, तो वो फिर जो है सोशल सर्विस आते हैं। तो कोर्ट ऑर्डर, वो ऐसी सिचुएशन में इमरजेंसी में कोर्ट ऑर्डर जो है बच्चे को इमीडिएट जो है हेल्प चाहिए तो वो कोर्ट ऑर्डर लेंगे। लेकिन कोर्ट ऑर्डर जब लेंगे तो आप वन साइडेड कोर्ट ऑर्डर नहीं हो सकता है। उनको क्या करना पड़ता है कि आपको कोर्ट ने नोटिफाई करना होता है कि आपके ख़िलाफ़ ये है जो है ये कोर्ट ऑर्डर जो है ये हो रहा है, और आप आएँ और अपनी साइड स्टोरी जो है वो आप आकर बताएं। तो वो आपको पता चल जाता है कि आपके ख़िलाफ़ जो है वो एप्लीकेशन चला गया। उसके बाद एक जो है सेक्शन 20 का जो है कंसेंट होती है, कंसेंट एग्रीमेंट होती है जो आपने साइन करनी होती है। जब तक आप साइन नहीं करेंगे तब तक वो आपको बच्चा लेकर नहीं जा सकते। ये जो है ये 47 ये कंसेंट जो है किसी वक्त भी जो है आप एक्चुअली इसको जो है वो वापस ले सकते हैं और 72 आवर के अंदर अंदर अपना बच्चा आप वापस ले सकते हैं। उसके अलावा जो है
अगर वो पुलिस लेकर आ जाते हैं, अगर पुलिस प्रोटेक्शन का जो पावर्स होती हैं उसके अंडर वो पुलिस साथ लेकर आ सकती है, तो 72 आवर तक जो है पुलिस जो है बच्चा आपसे लेकर जा सकते हैं। उसमें जो है फिर ये होता है कि 72 आवर में जो सोशल सर्विस है वो अपना एक कोर्ट ऑर्डर डाल देंगे, कोर्ट से इजाज़त ले लेंगे बच्चा आपसे लेने के लिए। तो जब वो आते हैं वो क्या देखते हैं, वो एक्चुअली सबसे पहले तो आपको सवाल करेंगे, बच्चों को भी सवाल करेंगे, और फिर जो आपका घर है उसको भी बड़ा गौर से वो देखते हैं, क्योंकि उसमें वो देखते हैं कि क्या ये घर सूटेबल है बच्चे के लिए, क्या इस घर में इस तरह की कोई चीज़ें हैं जो शो हो रही हैं कि बच्चे को निगलेक्ट किया गया या बच्चे को किसी किस्म का नुकसान या हार्म जो है वो किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। आपको वो बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं होने देंगे कि उनकी विज़िट में वो क्या क्या चीज़ें जो है वो नोट कर रहे हैं। वो एक्चुअली छोटी सी छोटी चीज़ जो घर पे पड़ी हुई है, बच्चा आपके पास आता है, बच्चा आपसे इंटरेक्ट कैसे करता है, आपको मिलता कैसे है, ये सारी चीज़ें जो है वो एक्चुअली जो है वो नोट करते हैं। फिर जाकर वो जो है वो लिखते हैं, जाकर वो रिपोर्ट की जब बच्चा आया, बच्चा घबराया हुआ था, बच्चा जब माँ बाप से मिल लगता था या वो किस तरीके से मिल रहा है, बॉडी लैंग्वेज की थी बच्चे की और बच्चे के पेरेंट्स की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, क्या वहाँ पे अगर छोटे बच्चे हैं तो वहाँ पे बच्चों की जो हेल्थ के हवाले से जो है उनकी जो चीज़ें होनी चाहिए थी, दूध वगैरह क्लीन है, किचन क्लीन है, घर का जो है वो क्लीन है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो नोट करते हैं और इसका फिर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट बनाते हैं। हमेशा कोशिश करें कि जब अगर वो आते हैं अनअनाउंस जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन में ही आ सकते हैं, अदरवाइज़ वो आपको पहले बताएंगे कि वो आ रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि अपने घर का जो सफाई का है इसका भी ख़ास ख्याल रखा जाए और मेक श्योर कि जब वो बच्चों को कुछ सवाल करें तो कुछ बच्चे जो है वो ऑब्वियसली बच्चे होते हैं, कोई ऐसी बात ना कह दे जो इनफैक्ट जिसकी वजह से उनको कोई शक हो जाए या उस पर वो एक्शन लें। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये कि ये भी ध्यान रहे कि आप बच्चों को जो है इन्फ्लुएंस मत करें, यानी अनड्यू इन्फ्लुएंस जब करेंगे तो वो भी अगर उनको नज़र आ जाता है तो उसकी वजह से भी आपको जो है वो मसला बन जाता है। ये जो फिर अगर केस चल जाता है वो फिर आपको पहले तो आपके वो कोशिश करेंगे कि कोई अगर समझौता हो सकता है, किसी वो आप कोई कंडीशनें लगा सकते हैं कि इस सिचुएशन में हम बच्चे आपको वापस कर सकते हैं, ये चीज़ें आप ठीक करें। अदरवाइज़ ये भी हो सकता है कि वो जो है वो किसी बात को ना माने और आपको क्योंकि ऐसी सिचुएशन में लोग बड़े इमोशनल हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे हैं और इनको जो है ये इतना ज़्यादा है, ये क्यों कर रहे हैं हमें तंग। और इस बात पे फिर आप जब गुस्सा हो जाते हैं तो वो गुस्सा जो है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। ये बहुत सारा ख़तरनाक चीज़ है कि अगर आप एंग्रली रिएक्ट करेंगे तो वो सारी की सारी चीज़ें आपके ख़िलाफ़ वो इस्तेमाल करेंगे कोर्ट में जाकर। और मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि ऐसा होता है। अगर आप ज़्यादा इमोशनल, कई दफ़ा ये भी हुआ है कि अदालत में जाकर जो है वो पेरेंट्स वहाँ जज के सामने ही जो है वो उनने कुछ गुस्सा कर दिया। तो ऑब्वियसली वो तो इमोशनल है कि हमारे बच्चों को ये जो लेकर जा रहे हैं, तो कोई भी जो है पेरेंट्स हैं इस बात को पसंद नहीं करेंगे। तो क्योंकि ये स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चाइल्ड वेलफेयर की। अगर चाइल्ड निगलेक्ट है और जो स्टेट है उसने उसको वो प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड की तो स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल, स्टेट के ख़िलाफ़ जो है वो केस भी हो सकता है। तो उसकी वजह से जो है ये जो है स्टेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि क्योंकि एक इदारा बना हुआ है इस काम के लिए और वो अदारा जो है उनको फंडिंग जो है वो इस बेसिस पे मिलती है कि एवरी ईयर उन्होंने कितने केसेस लिए हैं और उस हवाले से उनको जो है वो एक्चुअली फंडिंग मिलती है। तो ये थोड़ा सा एलिमेंट जो है आई पर्सनली थिंक लीगली ये सही नहीं है, इसमें जो है वो उनको देखना चाहिए। नाजरीन, हमारा वक्त हो रहा है ब्रेक के लिए, हम ब्रेक पे जाएंगे। इंशाल्लाह मज़ीद बात जो है इसके सोशल सर्विस के हवाले से बात जारी रखेंगे। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।